नमस्कार, बीच में इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुखातिब हुए। रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस खास मुलाकात में मोदी ने पाकिस्तान और चीन को लेकर तीनों सेनाओं से पहली बार अपनी रणनीति का खुलासा किया। अब ये बीच बहस का सवाल है कि आखिर मोदी ने तीनों सेनाओं को क्या मूल मंत्र दिया? क्या मोदी इस मूल मंत्र से पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की धोखेबाजी और चीन की चालाकी से निपटने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को अपना मूल मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को सबसे पहले पाकिस्तान को करारा जवाब देने की छूट दी। पीएम ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने सीमा पार से युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आया तो आमने सामने की जंग होगी। मोदी ने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का वक्त आ गया है, जिससे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। मोदी ने चीन को लेकर भी अपनी रणनीति साफ की। मोदी ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर जोर देगा, लेकिन अगर चीनी घुसपैठ की कोशिशें हुई तो उसे भी सटीक जवाब दिया जाएगा। मोदी ने इसी के साथ LAC पर और अधिक सैनिकों की तैनाती को हरी झंडी देने के साथ साथ भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की मंशा भी जाहिर की। हिंदुस्तान इन दिनों एक और खतरे की आहट महसूस कर रहा है। ये खतरा है दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा का भारत के खिलाफ हाथ मिलाना। अभी कल ही NSG प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दोनों आतंकी संगठन मिलकर हिंदुस्तान में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की खतरनाक प्लानिंग में जुटे हैं। अब ISIL या अलकायदा के साथ जोरदार यदि बॉन्ड हो गए तो खतरा और भी ज्यादा हो गया। इसके लिए हमें ध्यान रहना पड़ेगा कि यदि कंबाइंड ग्रुप ये लोग कुछ यहाँ पर एक्शन लिए तो जैसे मैंने कहा मल्टी सिटी मल्टीपल अटैक की खतरा है। रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में इस खतरे से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम से निकले संकेत साफ बताते हैं कि भारत के लिए खतरा तीनों तरफ से है और मोदी चाहते हैं कि इन खतरों से निपटने के लिए तीनों सेनाएं भी तैयार रहें, ताकि अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करे तो हिंदुस्तान भी उसे तुरंत करारा जवाब दे सके। संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि क्या चीन और पाकिस्तान के लिए मोदी के ये मूल मंत्र जो तीनों सेना प्रमुखों को दिए गए हैं वो मूल मंत्र का काम करेंगे? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। GD बख्शी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी अहम थी ये मुलाकात? देखिए, ये पहली मुलाकात थी जो कि स्ट्रक्चर्ड मुलाकात थी प्रधानमंत्री के और सेना प्रमुखों के बीच। ये कंबाइंड कॉन्फ्रेंस, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, जिसमें सेना के जो तीनों जो प्रमुख हैं अपने अपने आर्मी कमांडर्स के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, अपनी जायजा लेते हैं, अपनी मॉडर्नाइजेशन का, प्रोग्रेशन का, ऑपरेशंस का इत्यादि। और इसमें आके जो जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं, और इसके पश्चात इस बार तो वो तीनों सेना प्रमुखों से भी मिले हैं, सीनियर कमांडर से मिले हैं, और उन्होंने दो टूक शब्दों में अपनी नीतियों के बारे में उनको अवगत कराया है, और उन्हें जो तीनों सशस्त्र सेनाओं की स्थिति है मॉडर्नाइजेशन के बारे में और उनके ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में उससे अवगत कराया गया। तो मैं समझता हूं ये बहुत
अहमियत की चीज थी, बहुत अहमियत की मीटिंग थी। और खासकर जो कि हमारा माहौल है, स्ट्रेटेजिक माहौल, सामरिक माहौल को मद्देनजर रखते हुए इसकी खास तौर पे बहुत ज्यादा अहमियत थी इस वक्त। जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान के मुतालिक कितनी अहम थी ये मीटिंग और क्या कुछ संदेश हम उनको देने में सफल रहे? बिल्कुल ठीक है, आपने जनरल बख्शी को भी सुना। ये जो मुद्दा है ये प्रधानमंत्री के एक्चुअली मन में पहले से था। ये वन ऑफ द मेन फीचर्स था उनके माइंड में कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको किस चीज के सामना करना पड़ेगा, और सबसे पहले आती है सिक्योरिटी। इसके ऊपर चिंतन कर चुके हैं, इनकी पार्टी की नीति बन चुकी है और ये बहुत ही अहम कदम उठाया था। जैसे कि देखते ये नॉन कैलेंडर इवेंट था, उन्होंने तीनों कमांडर्स सेना के मुख्य चीफ्स को बुलाया और उन्होंने उस बात के ऊपर अब चिंतन किया। इन्होंने पहले स्टडी कर चुके थे कि हमारी जो कमियां हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कमी सिर्फ लॉजिस्टिक्स में नहीं, इक्विपमेंट में नहीं, बट हमारी नीति के अंदर जॉइंट मैनशिप की बात आएगी कि अब तीनों फौजें, जो तीनों सैनिक अधिकारी हैं, अब एकजुट कर एक बॉडी की तरह अब कार्यक्रम करेंगे, जिसके लिए पहले सिर्फ मुंह जबानी बोला जाता था, पर पिछली गवर्नमेंट खुश नहीं थी, वो होने नहीं देती थी इसको जॉइंट मैनशिप को। अब जो जॉइंट मैनशिप की बात आ रही है उसको अंजाम देंगे। और आप जैसे आपको पता है उन्होंने अपने कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट कर दिए हैं। आप पिछली सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं बख्शी साहब? किसकी सर? पिछली सरकार की मंशा पर भी उनकी सरकार की मंशा में सवाल नहीं उठा रहा, उनके समझ में सवाल उठा रहा हूं। चाहे वो मान रहे थे कि एक खतरा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, उनको उसमें जो है पॉलिटिकल विल नहीं थी, उसमें मैं सवाल उठा रहा हूं। अब वो पॉलिटिकल विल आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काम शुरू हो गया है एट अ ब्रेक नेक स्पीड, और उन्होंने अब अपने सारे के सारे जो इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एब्सोल्युटली एक्सेलरेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है प्रफुल्ल बख्शी साहब, प्रेमचंद मिश्रा आपके सवाल का जवाब देना जरूर चाहेंगे क्योंकि आपने सरकार के विल पर सवाल उठाए, पिछली सरकार के यूपीए गवर्नमेंट के। प्रेमचंद मिश्रा जी, यहां पर हमारे जो प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर, वो एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि पिछली सरकार की समझ पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा पिछली सरकार में इतनी विल नहीं थी कि पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यह कहना कि पिछली सरकार को विल नहीं थी या हमने उन चीजों को चुपचाप बर्दाश्त किया, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ये बीजेपी की लाइन पर जा रहे हैं और अब कोई पॉलिटिकल मंशा हो सकती है या ये एक राजनीतिक आरोप है। ये बीजेपी की लाइन नहीं हो सकती है प्रेमचंद मिश्रा जी, ये तो हर देशवासी, ये तो हर देशवासी का सवाल हो सकता है। जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड नहीं, मुझे कहने दीजिए। आपने कहा कि गवर्नमेंट को विल नहीं थी, यह कहने का मकसद क्या है, आपकी मंशा क्या है? सरकार क्या मोदी जी पाकिस्तान के 110 सीज फायर उल्लंघन को चुपचाप बर्दाश्त किए हैं, तो क्या हम माने कि मोदी जी राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या उनकी विल नहीं है कि देश की सीमाओं की हम कैसी रक्षा करें? जो सरकार में बैठे लोग होते हैं वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर देश की सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय हितों को लेकर अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे बढ़कर उस कदम का समर्थन करेगी, लेकिन इसमें राजनीतिक बात करना, आप आज एनुअल, चलिए राजनीतिक बात न की जाए, लेकिन मजबूती और कमजोरी की बात तो मिश्रा जी की जाएगी कि कौन सरकार क्या इससे पहले एक सेकेंड, नहीं, मेरा ये दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं, कृपया करके ये देश को बता दें, क्या कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान ने कभी हिम्मत की इतने बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन किया हो? क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी कह देने से चैनल पे आके देश को भ्रमित करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। बहुत ही एक गलत काम हो रहा है। बिल्कुल गलत नहीं है साहब, इनको समझा दे। बीजेपी का लाइन, पिछले साल सबसे ज्यादा उल्लंघन हुए थे 2013 में, अगस्त से सितंबर में सबसे ज्यादा उल्लंघन हुए थे। पिछले साल की बात है, आंकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको बता भी सकता हूं। कितने हुए थे? आप
नहीं बताइए, नहीं बताइए आप आंकड़ा बताइए। पिछले 3 महीने में 100 बार 240 उल्लंघन हुआ है, बताइए। तो पिछले साल हुए हैं 240 हो चुके हैं पिछली बार, पिछले साल में। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जब पिछले साल में उल्लंघन होता था तो कहते थे कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, सरकार कमजोर है। आज जब उल्लंघन हो रहा है तो मजबूत प्रधानमंत्री है। अभी तो आप कह रहे थे उल्लंघन होता ही नहीं था आपके समय। देखिए, कमजोर प्राइम मिनिस्टर और तगड़े प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल विल की बात हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर नहीं, आप इतने बड़े पैमाने से ले लीजिए। अब आपको कहानी थोड़ी सुनाएंगे। देखिए, अब हिस्ट्री नहीं बताएंगे आपको। जवाब दिया पाकिस्तान को हमने पूरे विश्व के राजनीति में अलग थलग किया। पाकिस्तान के बारे में बताया वर्ल्ड को कि सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण दे रही है पाकिस्तान। जो काम आप भी कर रहे हैं वही मैंने किया था, तो हम कमजोर हो गए और ये मजबूत हो गए। हमारी विल पावर नहीं थी। ये सब गलत चीजें। देखिए, भारत कमजोर नहीं था, भारत के लीडरशिप में विल पावर नहीं थी, वो बात मैं बता रहा हूं। बार धूल चटाया पाकिस्तान को। चले, सुधांशु मित्तल साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ लेता हूं मैं। सुधांशु मित्तल साहब, प्रेमचंद मिश्रा जी की पिछली सरकार पर जब यहां रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए तो उन्होंने उल्टा एक सवाल उठा दिया कि पिछली सरकार में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से इतना नहीं हुआ था जितना मोदी सरकार में 4 महीने में हो गया। अनुराग जी, कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी। इनकी सरकार ने क्या करा क्या नहीं करा, इसके विषय में चर्चा करने से इसलिए फायदा नहीं है कि जनता ने उसका जवाब दे चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हल्की राजनीति करी जाए, मुझे नहीं लगता। अब मैं 2-3 चीजें सिर्फ सबके लिए कहना चाहता हूं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके पीछे उसकी आंतरिक मजबूरियां चल रही हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत क्या कर रहा है। हिंदुस्तान उसके इस मिस एडवेंचर, जिसको मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, उसका क्या जवाब दे रहा है। जैसे बार बार सबके सामने आया कि जिस तीव्रता से और जिस भीषणता से भारत की सुरक्षा दलों ने जवाब दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो उस चीज का सूचक है। उनका अखबार कह रहा है भारत जो है हमला कर रहा है, हिंदुस्तान हमलावर होता जा रहा है। एक बयान आता है कि हिंदुस्तान, हम लोग इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है कि हिंदुस्तान हम पे आक्रमण नहीं कर सकता। यूएन में जाके वो हल्ला मचाते हैं। वो कहते हैं ईद के दिन देखिए हमारे पर हमला हो रहा है। आखिर ये सारे बयान, आपने मुशर्रफ साहब का बयान देखा होगा, आपने इमरान खान का बयान देखा होगा। उनकी पूरी राजनीति में एक हलचल, खलबली मची हुई है जी। क्यों मची हुई है? उसका कारण यह है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतनी तीव्रता से भारत की जो है प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में। और यही फर्क है। सरकार की मंशा इस बात से जाहिर होती है कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट, मैं कहता हूं उसको, एक रोक स्टेट जब कुछ करता है तो हमारी उसमें रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है। और यही फर्क है। अभी तक जो थी वो ढीली ढाली प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं अभी तक क्या हुआ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत को इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कोई भी जना यहां पे ये कहेगा कि नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी बात जी, सीज फायर वायलेशन जब होता है तो उससे युद्ध नहीं चालू करे जाते। मतलब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहीं अगर ये आशय हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सीज फायर के वायलेशन पे युद्ध नहीं चालू करे जाते। लेकिन हां, बहुत तेज से, बहुत दांत खट्टे कर देने वाला जवाब दिया जाता है। और वही जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सुरक्षा फौजों ने दिया है। और हमारे लिए वही महत्वपूर्ण चीज है, वही हमारी संतुष्टि का कारण है जी। बस। जीडी बख्शी साहब, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी, ये तो हर साल की प्रक्रिया है। और हमारे लिए वही महत्वपूर्ण चीज है, वही
हमारी संतुष्टि का कारण है। जी बस। जीडी बख्शी साहब, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी, ये तो हर साल की प्रक्रिया है, इससे पहले भी हुई है, बावजूद इसके इस बार जब मोदी ने ये कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कही गई बातें इतनी चर्चा में क्यों आ गई? क्यों लगा कि हाँ, मोदी मजबूती के साथ हिंदुस्तान का पक्ष रख रहे हैं और अपनी तीनों ही सेनाओं को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं? देखिए, ये जो आपका वातावरण जो बना हुआ है, ये उसकी नजर में, उसको नजर रखते हुए ये बहुत संगीन समय है जिसके थ्रू हमारा देश गुजर रहा है। जैसे कि और वक्ताओं ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर एक जो स्टेट है वो डिसफंक्शनल हो चुकी है, उनके सिविल मिलिट्री जो क्लैश के वजह से पूर्ण रूप से डिसफंक्शनल हो गई है पाकिस्तान की स्टेट। और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई, इसने बहुत अत्यधिक दबाव डाला है नवाज शरीफ साहब के पास, जब से वो भारत में मोदी जी का न्योता स्वीकार करके शपथ ग्रहण समारोह पे आए। उनका तख्ता पलट करने की जो एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और हिला कर रख दिया गया है। उनके पीछे क्वादरी साहब छोड़ दिए गए हैं, इमरान खान छोड़ दिए गए हैं, और अब दबाव में आके पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब भी फौज का राग अलाप रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने फौज का राग अलापा, और जब दुनिया ने सुनी अनसुनी कर दी तो जो है उन्होंने, पाकिस्तान की फौज ने एक पूरा सिलसिला शुरू कर दिया है सीज फायर वायलेशन का, जिसके तहत उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पे फायर किया और काफी जो है दुनिया में एक ये संकेत देने की कोशिश करी कि साहब ये तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये तो यहां पे लड़ाई छिड़ सकती है, युद्ध छिड़ सकता है, ये संकेत देने की कोशिश करी। अफसोस ये है कि दुनिया बिल्कुल समझ गई है कि पाकिस्तान ने खुद ही फायरिंग करी और फिर वो दर्जे हरारत बढ़ा के वो चैं करना चाहता है, यूएन को बीच में जो है मध्यस्थता चाहता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण चाहता है। दुनिया ने देखी अनदेखी कर दी। लेकिन ऐसे माहौल में जो स्थिति है वो नाजुक होती जा रही है, ये कोई भी मोड़ ले सकती है। संयम से इसको देखना होगा और हमें काम करना होगा। दूसरा, अमेरिका, अफगानिस्तान, अमेरिका से कूच कर रही हैं अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें, और वहां से भी अंदेशा है कि प्रेमचंद मिश्रा जी, आने वाले दिनों में एक आईएसआईएस जैसा एक खूंखार संगठन खड़ा हो रहा है। जी ठीक है मिश्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुधांशु मित्तल जी, जिस तरीके से ये संकेत मिल रहे हैं इस बात के तमाम आतंकी संगठन, आईसिस हो, अलकायदा हो, ये सब आपस में हाथ मिलाकर के और हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो क्या इस पर भी कोई खास रणनीति है? ऐसा है, भारत में इसके प्रति बहुत सजगता है, बहुत गौर से इनकी गतिविधियों को देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय ये सब खाली होने वाले हैं। जैसा अभी जनरल साहब बख्शी कह रहे थे कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजें जाएंगी तो ये जो सारे मर्सनरीज हैं, मैं तो इनको मर्सनरीज कहता हूं, इनका एक उद्देश्य जो है भारत में आतंकवाद फैलाने का भी है, और सुरक्षा बल यहां के इन सब पे बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान जो है अपनी सुरक्षा को लेके कोई भी जो है समझौता नहीं करने वाला है, और जितनी ये ताकतें हैं, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे लश्कर तोबा हो, और जो भी ये सारी हैं, इन सब से निपटा जाएगा और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारा जो संदेश है ना जी, देखिए फौजों को क्या चाहिए होता है? फौजों को चाहिए होता है कि जब हम लड़ रहे हैं तो हमारे पीछे सरकार खड़ी होनी चाहिए, हिंदुस्तान का आवाम खड़ा होना चाहिए, और हिंदुस्तान की राजनीति खड़ी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार उनके पीछे है, हिंदुस्तान का आवाम उनके पीछे है। मैं मिश्रा जी यहां बैठे हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देशभक्ति का तकादा यह है कि जिस समय दुश्मन से लड़ा जाता है उस समय हमें दो स्वर नहीं निकालने चाहिए, हमें एक ही स्वर में बात करनी चाहिए। जब शांति हो जाएगी उसके बाद जो जिसको खटकरे में खड़ा करना हो करते रहिएगा, मिश्रा जी। लेकिन देशभक्ति का तकादा यह है कि इस समय
हम सुरक्षा बलों के पीछे खड़े हों और उनको हम सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी कि आप जो है हिंदुस्तान की सुरक्षा करिए, सारा देश आपके साथ है। आपने मेरी बातों को पूरा नहीं सुना। मैंने आरंभ में ही कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, देश से जुड़ा राष्ट्रहित के मुद्दे पर बिल्कुल एक स्वर निकलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कमिटेड है। मैं तो उसका जवाब दे रहा था जब ये कहा गया कि पिछली सरकार का विल पावर नहीं था, हम झेल रहे थे और जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने उसके लिए बताया कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पाकिस्तान में जो हालत है उसके लिए आप इतनी वेदना और दर्द पूर्वक जो वहां का उल्लेख कर रहे थे, आपको वहां की वेदना और का उल्लेख नहीं करना कि पाकिस्तान में क्या हालत है। पाकिस्तान आरंभ से अराजक कंट्री है, वो इस तरह के काम करती रही है। लेकिन मिश्रा जी, आपकी सरकार में कभी ये नहीं कहा गया कि जरूरत पड़ी तो आमने सामने की जंग भी होगी, या इतना सख्त लहजा कभी मनमोहन सरकार का नहीं रहा? क्या बात अनुराग जी, नहीं, हम नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमने उसको डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड से अलग थलग किया, पूरे विश्व में समझा दिया, लोगों को कन्विंस किया कि आतंकवादी ताकतों को पोषक एक देश है, इससे एक संबंध नहीं रखने चाहिए। ठीक है। और जो भी चीजें थी हम मजबूती से सीमा पर खड़े। जीडी बख्शी साहब, आप मिश्रा जी की बातों से सहमत हैं? जाना चाहते थे जब तक उसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं हो। लेकिन देखिए मिश्रा जी, एक मिनट, हमारा दुखड़ा यही है कि आपने केवल डिप्लोमेटिकली किया। जो कुछ सेना के माध्यम से करना चाहिए था, ताकत के माध्यम से करना चाहिए था, मुझे अफसोस है वो नहीं किया गया। राजनीतिकरण से हमको कोई इस मुद्दे का हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन आज इतिहास, सैन्य इतिहास के तौर से कहना पड़ता है कि यूपीए शासन काल में 10 साल जितना हमारी सेना के आधुनिकीकरण जितना पीछे पड़ा है, जितना हमें नुकसान हुआ है। आपने पिछली यूपीए सरकार पर सवाल उठाए तो मुझे 10 सेकंड मिश्रा जी को देने पड़ेंगे। मिश्रा जी, एक लाइन में अपना जवाब दे दीजिए। प्लीज सुन लीजिए, एक मिनट। 42 ये फिर एक राजनीतिक आरोप है। जनरल बख्शी जी को मैं कई दिनों से कई बार से सुन रहा हूं। लेकिन चाहे वो प्रफुल्ल बख्शी हो, चाहे जीडी बख्शी हो, किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते नहीं है। आप अपने हिसाब से कह लीजिए कि उनका बयान बीजेपी से प्रेरित लग रहा है या कांग्रेस से प्रेरित लग रहा है, वो अपने आपकी सहूलियत की बात है। बहरहाल मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पे लेंगे, सभी का धन्यवाद करते हुए। बहुत